दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए इस शानदार एमसीक्यू सेशन के अंदर, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करेंगे विद रैशनल और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली कंसेप्ट था वहाँ पे। तो जवाब दीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए और एक उज्जवल भविष्य की तरफ अपने पाँव को आगे बढ़ाइए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आज के सेशन का, ए क्लाइंट विद अपर जीआई ब्लीडिंग डेवलप माइल्ड एनीमिया। एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जिसको अपर जीआई ब्लीडिंग वहां पे हो रही है, अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है और उसमें थोड़ा एनीमिया डेवलप हो गया है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस क्लाइंट? क्या उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा? जीआई ब्लीडिंग की वजह से क्या हुआ है, एनीमिया, तो क्या प्रिस्क्राइब किया जाएगा? फर्स्ट है इपोगेन, सेकंड वन है डेक्स्ट्रान, थर्ड वन है आयरन साल्ट और फोर्थ वन है विटामिन बी 12। बच्चा है, अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है वहां पे और माइल्ड एनीमिया डेवलप हो गया है। क्या उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा? तो देखिएगा, अपर जीआई ब्लीडिंग ना, ब्लीडिंग तो डेफिशिएंसी जो ब्लीडिंग की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से बॉडी में जो है आयरन की वहां पे कमी हुई है और आयरन की कमी होती है, उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, है ना। इस तरीके का एनीमिया जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कि ब्लड लॉस की वजह से होता है। अब वहां पे आप क्या प्रिस्क्राइब करोगे? तो एक ऑप्शन है यहाँ पे इपोगेन। इपोगेन जो होता है वो आरबीसी के सिंथेसिस में मदद करता है, हिमेटोपोइसिस कराने का काम करता है इपोगेन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डेक्स्ट्रान, तीसरा आयरन साल्ट और फोर्थ वन है विटामिन बी 12। तो इपोगेन तब देते हैं जब मरीज क्रोनिक रीनल फेलियर का होता है, एक्यूट रीनल फेलियर का होता है। जब मरीज में रीनल फेलियर होता है उस कंडीशन में एरिथ्रोपोइसिस नहीं बनता है, तो एरिथ्रोपोइटिक जो प्रोसेस है उसमें मदद करता है इपोगेन। तो यहाँ पे जीआई ब्लीडिंग वाले एनीमिया में इपोगेन का रोल ज्यादा नहीं है। डेक्स्ट्रान जो कि ग्लूकोज का एक टाइप है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल भी रोल नहीं है। ये जो है वहाँ पे आयरन का इंप्रूवमेंट नहीं करेगा। डेफिनेटली आयरन ही रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आयरन साल्ट है ना, आयरन जो है वो देना पड़ेगा वहां पे, सी बिल्कुल, आयरन, फेरस सल्फेट एंड फोलिक एसिड, है ना। तो आयरन वहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा। विटामिन बी 12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना। अपर जीआई ब्लीडिंग वहां पे हो रही है, कुछ मरीजों में इंट्रिंसिक फैक्टर जो होती है उसकी डेफिशिएंसी जब होती है, जब पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, तब विटामिन बी 12 जो है वो डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसके लिए हमें सीलिंग टेस्ट वहां पे करना होता है और सीलिंग टेस्ट से हम डिसाइड करते हैं कि वहां पे जो है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है या नहीं है, और अगर वो है तो फिर हम विटामिन बी 12 देंगे। तो अलग अलग कंसेप्ट है। क्वेश्चन है यहाँ पे हमें सिंपली पूछा है अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है और उसकी वजह से एनीमिया है, तो आयरन रिप्लेस कर दो। हालांकि ये डायग्नोस किया जाता है कि एनीमिया का रीजन क्या है। अगर वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से एनीमिया है तो विटामिन बी 12 है, तब विटामिन बी 12 देंगे। डायरेक्टली ऐसा कुछ क्वेश्चन ने नहीं दिया तो हम आयरन साल्ट के बारे में सोचते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या क्या बनेगा? सी, दैट इज आयरन साल्ट। Which relationship does the nurse consider reflective of the relationship of naloxone to morphine sulfate? क्या रिश्ता है ना, क्या रिश्ता आप कंसिडर करेंगे निम्न में से, जो रिश्ता है किन किन के बीच में, नेलोक्सोन और मॉर्फिन सल्फेट के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको यह समझना पड़ेगा कि नेलोक्सोन और मॉर्फिन सल्फेट के बीच में क्या रिश्ता है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि साहब मॉर्फिन सल्फेट का जो एंटीडोट है ना, जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो जो एंटीडोट काम में लिया जाता है वो नेलोक्सोन या नेल्ट्रोक्सोन काम में लिया जाता है। तो मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट है नेलोक्सोन। ऑप्शन लिखा हुआ है एस्प्रिन टू वारफ्रिन, तो एस्प्रिन का एंटीडोट वारफ्रिन नहीं है और ये उस तरीके का रिश्ता नहीं है। एमोक्सिसिलिन टू सिस्टमिक इन्फेक्शन, ये भी कोई एंटीडोट नहीं हुआ। प्रोटामिन सल्फेट का हिपेरिन से, बिल्कुल ये रिश्ता सेम है जो नेलोक्सोन का मॉर्फिन सल्फेट से। मतलब हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। बिल्कुल, बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल ने ठीक से पहचाना। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक्सीलेंट। एनोक्सापेरिन का रिश्ता है डेल्टापेरिन, तो दोनों ही एंटीकोएगुलेंट है। डेल्टापेरिन भी एक एंटीकोएगुलेंट है, एनोक्सापेरिन भी एक एंटीकोएगुलेंट है ना। ये डेल्टापेरिन और एनोक्सापेरिन जो है वो सबक्यूटेनियस लगते हैं, है ना, रूट इनका सबक्यूटेनियस रहता है। पेरेंटल हिपेरिन जो है फ्रैक्शनल हिपेरिन, इसको हम आईवी भी दे सकते हैं। हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट।
एनोक्सापेरिन और डेल्टापेरिन, तो चाहे पेरिन हो, चाहे एनोक्सापेरिन हो, चाहे डेल्टापेरिन हो, चाहे वारफरिन हो, ये सारे के सारे एंटी कोएगुलेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटी कोएगुलेंट्स। और ये जो एमोक्सिसिलिन है ये पेनिसिलिन ग्रुप का दवाई है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। पेनिसिलिन ग्रुप का दवाई है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और ये जो एस्प्रिन है ये एनसेड ग्रुप की दवाई है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एस्प्रिन है ना। सबसे अच्छा एनाल्जेसिक डिस्प्रिन, दर्द का तुरंत आपने सुना होगा, तो ये एस्प्रिन उसी तरीके का दवाई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, प्रोटामिन सल्फेट टू पेरेंट्रल हिपेरिन। A client is diagnosed as having malabsorption syndrome, एक मरीज है जिसको क्या डायग्नोस हुआ है? malabsorption syndrome, सेकेंडरी टू सिलाइक स्पर, सिलाइक स्पर सिलाइक डिजीज की वजह से इस मरीज को है malabsorption syndrome. Which intervention should the nurse expect to precipitate a striking clinical improvement in the client? माल एब्जॉर्प्शन का रीजन है सिलाइक डिजीज, तो क्या इंटरवेंशन आप काम में लेंगे तब इस प्रॉब्लम से क्लिनिकल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं आप कि मरीज में क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आ जाएगा अगर ये इंटरवेंशन काम में ले तो सिलाइक डिजीज की वजह से हुआ है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, तो सिलाइक डिजीज को रोकना पड़ेगा, तो माल एब्जॉर्प्शन ट्रीट हो जाएगा, तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो क्या इंटरवेंशन लेंगे? फोलिक एसिड देंगे, विटामिन बी12 देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, या ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे? वेरी गुड। सिलाइक डिजीज का देखिएगा दूसरा नाम है ग्लूटेन एंटेरोपैथी, इसी का दूसरा नाम है ग्लूटेन एंटेरोपैथी, एंटेरोपैथी। ग्लूटेन जो है एक तरह का प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है ब्रो के अंदर। ब्रो क्या होता है? बार्ले, राई, ओट और व्हीट, बार्ले, राई, ओट और व्हीट, यह है ब्रो। और ग्लूटेन पाया जाता है बार्ले, राई, ओट और व्हीट के अंदर। ये ग्लूटेन के प्रति इंटेस्टाइन सेंसिटिव होती है और इंटेस्टाइन के विलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उसकी वजह से मरीज जो है उसमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। टीटीजी एक कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम इस सिलाइक डिजीज को डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस होने के बाद में उस मरीज के डाइट में से हम ग्लूटेन हटा देते हैं, मतलब उसको ब्रो नहीं देना है, मतलब उसको बार्ले, राई, ओट और व्हीट से बने हुए सब्सटेंस का इंटेक नहीं करना होता है। तो इसका मतलब उसको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। ग्लूटेन फ्री डाइट अगर अपन देंगे मरीज में तो उसमें क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होगा, वो मरीज ठीक होगा और उसके सारे सिम्टम जो है वो रिवर्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी, ग्लूटेन फ्री डाइट। For which classic clinical finding should the nurse assess the stool of client with malabsorption syndrome? एक मरीज है जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का है, उसमें आप असेसमेंट कर रहे हो एज ए नर्स, तो स्टूल के अंदर क्या क्लासिकल क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेगी? उसका स्टूल आपको किस तरीके का मिलेगा माल एब्जॉर्प्शन वाले मरीज में? देखिएगा माल एब्जॉर्प्शन का जो पेशेंट होता है उसका स्टूल जो होता है उसमें सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, है ना। बिना मेटाबोलाइज वाले न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट होते हैं स्टूल के अंदर। ना तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ना फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, ना विटामिन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो फैट की प्रेजेंसी स्टूल में मिलेगी और उसकी प्रेजेंसी जब स्टूल में मिलती है तो उस स्टूल का तरीका जो है वो हो गया फैट ग्लोब्यूल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, कि जो स्टूल है उसमें अनडाइजेस्टेड फैट की प्रेजेंस होने के कारण फैट ग्लोब्यूल्स स्टूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। मेलेना का मतलब होता है जो ओल्ड ब्लड है, जीआई अपर जीआई जो ब्लीड है तब जब होता है तो ओल्ड ब्लड जो होता है वो स्टूल के साथ में मिक्स होकर बाहर आता है, ये ज्यादातर अपर जीआई ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है मेलेना। फ्रैंक ब्लड जो होता है वो फ्रेश ब्लड जो है स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड आ रहा है, ये ज्यादातर पाइल्स हेमरोइड्स जो होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। और कुरांट जेली लाइक स्टूल, रेड कुरांट जेली लाइक स्टूल जो होता है वो इंटूससेप्शन नाम की एक बीमारी होती है, इंटूससेप्शन, हर्चोस्प्रिंग्स डिजीज बोलते हैं इसको, सॉरी इंटूससेप्शन बोलते हैं इसको। टेलीस्कोपिंग होती है इंटेस्टाइन की, उसमें रेड कुरांट जेली लाइक स्टूल होता है, तो इंटूससेप्शन का स्टूल है रेड कुरांट जेली लाइक। फ्रेश स्टूल पाइल्स या हेमरोइड्स में होता है और अपर जीआई ब्लीडिंग जब होती है तब मेलेना होता है। तो ए, बी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर फैट ग्लोबुलस स्टूल के अंदर प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू द अनडाइजेस्टेड फैट। What is a nurse's primary clinical observation when performing an assessment or determining an अपगार स्कोर? क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जब आप अपगार स्कोर का डिटरमाइनेशन कर रहे हैं किसी न्यूबॉर्न बेबी में और आप असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा प्राइमरी क्लिनिक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रहेगा, है ना। एज ए नर्स आपका कौन सा प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल, सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे ऑब्जर्व किया जाने वाला साइन रहेगा? फर्स्ट है हार्ट रेट, सेकंड है रेस्पिरेशन रेट, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम, फोर्थ है इवेल्युएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। विच इज द करेक्ट वन?
अपगार स्कोर के समय, अपगार स्कोर के समय अगर आपको एग्जैक्टली अपगार स्कोर पता है, अपगार स्कोर का एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको जरूर देखें कि अपगार का फुल फॉर्म क्या होता है। ए का मतलब अपीयरेंस है, जिसमें स्किन का कलर देते हैं, अपीयरेंस। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं भी स्किन के कलर से संबंधित बात बोली नहीं गई है। पी का मतलब है पल्स रेट या हार्ट रेट, तो पल्स रेट या हार्ट रेट ऑप्शन ए के अंदर है। जी का मतलब है ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब है रिफ्लेक्सेस, जिसमें स्टिमुलेशन देके हम बच्चे के रिफ्लेक्सेस देखते हैं। तो यहाँ पे मोरो रिफ्लेक्स इसमें नहीं आता, ये सिर्फ ग्रीमेस है। ए का मतलब है एक्टिविटी, जिसमें मसल की टोन देखी जाती है, मूवमेंट देखे जाते हैं। और आर का मतलब है रेस्पिरेशन, जिसमें रेस्पिरेशन का पैटर्न देखा जाता है, रेस्पिरेशन की रेट नहीं देखी जाती है। तो इवेल्युएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम और रेस्पिरेटरी रेट तो अपगार स्कोर के कंपोनेंट ही नहीं है। जो कंपोनेंट ही नहीं है वो ऑब्जर्वेशन का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? तो बी, सी और डी तो वैसे भी खोटे जवाब है, तो एक ही बचा ए। और वैसे भी अपगार स्कोर के अंदर प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हमेशा हार्ट रेट या पल्स रेट होती है। मैक्सिमम पीपल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हार्ट रेट या पल्स रेट सबसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है अपगार स्कोर में। In a noisy room, a sleeping newborn initially startles and has rapid movement but soon goes back to sleep. What is the most appropriate nursing action in response to this behavior? एक noisy room था, एक बच्चा सो रहा था, न्यूबॉर्न बेबी है, सो रहा था। सोते सोते अचानक वो जगा, स्टार्टल्स किया, थोड़ा रोया, थोड़ा चिल्लाया, रैपिड मूवमेंट किए और थोड़ी देर में दोबारा सो जाता है। ये जो बच्चे ने सो अप किया कि वो जगा, थोड़ा रोया, थोड़ा चिल्लाया और वापस सो गया, ये क्या इंडिकेट करता है और आपका क्या इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्स इस बिहेवियर के ऊपर बच्चे का होना चाहिए? फर्स्ट है एक्सेप्ट द इन्फेंट्स बिहेवियर, सेकंड है असेस द इन्फेंट्स वाइटल साइन, थर्ड है टेस्ट द इन्फेंट्स एबिलिटी टू हियर, फोर्थ है स्टिमुलेट द इन्फेंट्स रेस्पिरेशन। देखिएगा, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जब बर्थ होता है तो फर्स्ट 30 मिनट जो है वो एक्टिव स्टेज में होता है। पहले 30 मिनट वो एक्टिव स्टेज में होता है, फिर 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक, 2 आवर्स तक बच्चा जो है वो स्लीपी स्टेज में चला जाता है। ये प्राइमरी एक्टिव स्टेज थी। फिर स्लीप स्टेज में चला जाता है, फिर 2 से लेके 8 घंटे तक सेकेंडरी एक्टिव फेज के अंदर आता है बच्चा। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो पहले एक्टिव फेज में था, अचानक बच्चा जगा, स्टार्टल किया, रोया, फिर वापस सो गया, फिर बच्चा शायद जगा, रोया, इसके बाद में फिर सो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बिहेवियर है बच्चे का, ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, एक्सेप्ट करेंगे इसके बिहेवियर को क्योंकि ये नॉर्मल है। ये कोई वाइटल की प्रॉब्लम नहीं है, एसेस करने की जरूरत नहीं है, ये कोई हियरिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है और रेस्पिरेशन के लिए इन्फेंट को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। Neonates have difficulty in maintaining their body temperature. However, they have several mechanisms to help them maintain it. Which one should not a nurse considered when caring for a newborn? एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना सबसे टफ टास्क है, फिर भी बच्चा इसको अपनी तरह तरह की मैकेनिज्म से मेंटेन करता है, ये हमें पता है। मतलब नॉर्मली हर कोई न्यूबॉर्न बेबी हाइपोथर्मिया में जल्दी चला जाता है, उसके लिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी बच्चे उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म से। अब सवाल ने पूछा है कि जो 4 नीचे चीजें दी हुई है इसमें कौन सी मैकेनिज्म जो है वो बच्चे में नहीं होती है, नॉट ए नर्स, है ना। ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, कई लोगों ने गलत जवाब दिया, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। कौन सी मैकेनिज्म नहीं है? फर्स्ट है फ्लेक्स फीटल पोजीशन, ये उसको हाइपोथर्मिया में जाने से रोकती है, इसका मतलब ये मैकेनिज्म बच्चे में होती है। सेकेंड वन है हिपेटिक इंसुलिन स्टोर, थर्ड वन है ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म। तो ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म जो है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो बच्चे में हाइपोथर्मिया को रोकते हैं। और लास्ट है पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये मैकेनिज्म है जिससे बच्चा हाइपोथर्मिया में जाने से रुकता है। जब बच्चा बॉडी हाइपोथर्मिया में जाती है तो पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, पेरिफेरल साइनोसिस होती है जिसको एक्रोसाइनोसिस हम कहते हैं। तो ए, सी और डी ये 3 ऐसी मैकेनिज्म है जिससे बच्चा अपने हाइपोथर्मिया में जाने वाली कंडीशन से लड़ता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन बी जो ऑप्शन है हिपेटिक इंसुलिन स्टोरेज जो है, ये मैकेनिज्म वहां पे बच्चे में नहीं होती है क्योंकि उसका लीवर इमेच्योर है और इस मैकेनिज्म को शो नहीं करता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौन सा मैकेनिज्म नहीं है? तो हिपेटिक इंसुलिन स्टोरेज वाला मैकेनिज्म बच्चे में काम नहीं करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
A nurse is assessing a newborn respiration. What clinical finding indicate that the respiration are within the expected range? Expected range वाला respiration कौन सा है? Regular, abdominal 40 to 50 या irregular thoracic 30 to 60 या regular thoracic 40 to 60? तो देखिएगा ये तीनों ही खोटे जवाब है, ए, बी और सी। क्यों है? क्योंकि पहली बात जो है यहाँ पे दो रेगुलर लिखे हुए, बच्चे का जो रेस्पिरेशन होता है रेट वो इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है, इसलिए गलत हो गए, रेगुलर तो है ही नहीं। उसके बाद में हम यहाँ देखें तो दो इरेगुलर दिए हुए, तो ये इरेगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक है। 30 to 60 है, ये भी ठीक है। इरेगुलर है, ये भी ठीक है। लेकिन थोरेसिक दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि बच्चे में रेस्पिरेशन थोरेसिक नहीं होकर क्या होता है, एब्डोमिनल। तो इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 बीट पर मिनट, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैक्सिमम पीपल ने ठीक जवाब दिया, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, याद रखिएगा 30 to 60 एब्डोमिनल इरेगुलर रेट। At 10 hours of age, a neonat's oral cavity is filled with mucus. 10 घंटे का बच्चा है, ओरल कैविटी पूरी म्यूकस से भरी हुई है और बच्चे में साइनोसिस हो रही है। सबसे पहला फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन अब आया है आपके लिए। 10 घंटे का बच्चा है, ओरल कैविटी पूरी सिक्रीशन से भरी हुई है और बच्चे को साइनोसिस हो रहा है। सबसे पहले क्या करोगे? नो डाउट सक्शन करेंगे। बहुत अच्छे। ऑक्सीजन मत लगाओ, ऑक्सीजन गलत है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। पहले क्या करो? सक्शन करो, क्योंकि ओरल कैविटी फ्लूइड से भरी हुई है। इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना, ये कभी भी प्रायोरिटी फर्स्ट एक्शन में नहीं आ सकता यहाँ पे, इसलिए बी, सी और डी खोटे जवाब है। ए करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले हम करेंगे सक्शन, क्योंकि साइनोसिस होने का रीजन जो है वो सिक्रीशन है। सिक्रीशन को रिमूव करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हटेगा, साइनोसिस जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं। यहाँ सारथी बनने से तात्पर्य है इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाएं, उनको बताएं, उनको इस कंटेंट के बारे में बताएं कि ये कितना हेल्पफुल है फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस कंटेंट को। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ में, कुछ नए ट्रिकी एमसीक्यू के साथ में। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, टाइम की शॉर्टनेस की वजह से मुझे यहाँ खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छे वीडियो लाएंगे, लेंथी भी लाएंगे, ज्यादा टाइम के साथ में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एक नए दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। A natural body defense that play an active role in preventing infections is, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो नेचुरल रोल प्ले करती है? नेचुरल बॉडी डिफेंस जो कि प्ले करती है एक्टिव रोल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के अंदर ना, मतलब तरीका जो जो तरीका है इन्फेक्शन से लड़ने का, वो तो है नेचुरली, डिफेंस मैकेनिज्म नेचुरल है और एक्टिवली रोल प्ले करती है बॉडी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। वो कौन सी है? याउनिंग, बॉडी हेयर, रैपिड आई मूवमेंट और हिकपिंग। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिएगा, याउनिंग का मतलब है उबासी आना, हिकपिंग का मतलब है हिकअप होना, है ना, हिचकी आना जिसको अपन कहते हैं। तो याउनिंग और हिकपिंग जो है ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस टाइप के है, ये कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं ये। और रैपिड आई मूवमेंट जो होते हैं ये भी निस्टगमस में देखने को मिलता है, जो कि एक अबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये तीनों तो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, नेचुरल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी। बॉडी के जो हेयर है वो इन्फेक्शन को एंट्री से प्रिवेंट करते हैं, जैसे नेजल हेयर है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, स्किन के ऊपर हेयर है, स्किन के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो बॉडी हेयर जो है ये नेचुरल डिफेंस का जो है एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे, वेरी गुड।